बच्चों उपसंयोजक यौगिक लेसन का जो हमने 13वां एपिसोड पढ़ा था संयोजक का बंध सिद्धांत, उसमें हमने काफी कुछ चीजें सीख ली थी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि बात अभी पूरी नहीं हुई है, बहुत सारे अभी ट्रिक्स बाकी हैं। जिन ट्रिक्स के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो अभी ट्रिक्स बाकी है। हमने क्या किया था कल, मतलब पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि किसी भी संकुल यौगिक के अंदर बंध का निर्माण किस प्रकार से होता है, कि ये मैंने एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया था। और दुर्बल लिगेंड की कहानी बताई थी कि दुर्बल लिगेंड आएगा तो इन इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं करेगा और जहां से उसको रिक्त कक्षक मिलेंगे वहां से ये जुड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट जो है उसके बारे में सारी डिटेल पढ़ी थी। फिर अपने चुंबकीय आघूर्ण निकालना सीखा था। फिर हमने एक पर्पल लिगेंड का एग्जांपल लिया था और लिखा था COCN की 6-3 और उसको बनना सिखाया था। और पर्पल लिगेंड के बारे में बताया था कि पर्पल लिगेंड जो है वो इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है, इनको अलग अलग नहीं बैठने देता। पर्पल लिगेंड आकर के कहता है कि भैया जब यहाँ पर दो जने बैठ सकते थे तो तू अकेला कैसे बैठा है, इसलिए वो इसको उठा करके यहाँ ले आता है। ठीक है, तो ये बातें हमने देखी थी। फिर हमने ये जो एग्जांपल पढ़ा था उसके बेस पर कुछ बातें निकाली थी, कंसेप्ट निकाले थे। और अब अपने बात करते हैं इससे आगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और हमें उसको कैसे सॉल्व करना होगा। चलिए बात करते हैं अपने पहली। देखिए क्या है कि हमने पहला पॉइंट समझना है, क्या समझना है कि अपनों ने एक जब दोनों एग्जांपल पढ़े तो उसके अंदर संकरण की बात करी। ठीक है, तो संकरण के बेस पर और ज्यामिति के बेस पर किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं अपने। देखें आपके पास क्या है, संकरण। ये क्या है, संकरण। अब संकरण के बेस पर क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। देखो संकरण के बेस पर आपको चेक करना है कि अगर आपने कोई एग्जांपल सॉल्व किया और संकरण जो है वो आपके पास या तो आया sp3, क्या आया sp3d2 आया, ठीक है, या फिर आया d2sp3 और आपसे ज्यामिति पूछी गई, तो दोनों ही स्थितियों में ज्यामिति जो है वो अष्टफलकीय ही रहेगी। दोनों स्थितियों में ज्यामिति अष्टफलकीय ही रहेगी और इसी अष्टफलकीय को हम वर्गाकार द्विपिरामिडीय ज्यामिति भी कहते हैं। वर्गाकार द्विपिरामिडीय ज्यामिति भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आ गई कि यार मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और मेरे पास संकरण जब d2sp3 या sp3d2 आएगा तो दोनों ही स्थितियों में मेरे पास ज्यामिति जो है वो अष्टफलकीय हुआ करेगी या वर्गाकार द्विपिरामिडीय हुआ करेगी। ठीक है, अब दूसरी बात देखें, ये तो कब स्थिति है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो मतलब समन्वय संख्या 6 हो। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा ना तब दो स्थितियां होंगी, या तो संकरण जो है वो sp3 हुआ करेगा या फिर संकरण जो है वो dsp2 संकरण हुआ करेगा। ठीक है, जब sp3 संकरण होगा तो आपको ध्यान रखना है कि जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी बच्चों, चतुष्फलकीय होगी। कैसी होगी, चतुष्फलकीय होगी। और जब dsp2 संकरण होगा तब ज्यामिति जो है वो वर्गाकार समतलीय होगी। ठीक है, तो अब कई एग्जांपल आपको देख करके पूछ लेगा कि इसकी ज्यामिति क्या होगी, इसकी ज्यामिति क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारा टॉपिक किस प्रकार से चलने वाला है। पहले मैंने मतलब थ्योरी करवा दी, फिर मैं आपको अब इसके सीधा वो बातें बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कल अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करेंगे, 12th बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पर बेस्ड। फिर एक क्लास और लगाएंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाली बात आ गई। लेकिन एक चीज मैं और बता देता हूं, अपने सिलेबस के अंदर ये दो ही चीजें हैं, लेकिन फिर भी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की अगर बात आए तो संकरण जो है, संकरण sp3d होता है और ज्यामिति जो है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है, द्विपिरामिडीय होती है। अगर किसी को ये बातें डिटेल में समझनी है तो संकरण के एक टॉपिक का जो है वो मैं लिंक आपको अभी भेज दूंगा, उस लिंक के अंदर संकरण की सारी बातें आप सीख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है अब जो जो अपने को चीजें काम में आ रही है वो मैं साथ के साथ करवाए जा रहा हूं।
ठीक है। तो इस तरीके से ये संकरण की कुछ बातें आपको इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूं, ठीक है। चलिए एक और बात ध्यान रखना कि जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी वो ये क्लास मत देखना, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। पिछले वाली क्लास देख करके ही आना। चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों। दूसरी बात अपनों ने क्या करी, दूसरी बात एक इसी संकरण से रिलेटेड एक और तरीके के क्वेश्चन आएंगे। किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे? दूसरा जो आप ट्रिक जो सीख रहे हैं वो ये है कि एक दो तरीके के संकरण होते हैं, एक तो D2sp3 और एक होगा sp3d2, ठीक है। इसके अंदर तो अंदर वाला डी कक्षा काम में आ रहा है, इसका मतलब बंध अंदर जाकर के बन रहा है, अंदर जाकर के बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में बनने वाला बंध जो है, ये बंध जो है वो कैसा बनेगा? परबल बंध बनेगा या मजबूत बंध बनेगा, जिससे यौगिक का स्थायित्व जो है वो क्या होगा? अधिक होगा। क्यों? क्योंकि डी अंदर वाला यूज हो रहा है, अंदर जाकर के बंध बन रहा है। लेकिन अगर क्या हो कि sp3d2 हो, d2 बाहर वाला काम में आ रहा है, डी जब बाहर वाला काम में आता है तो बंध बाहर से ही बनता है, बाहर से जो मन से बना हुआ बंध मजबूत होता है, बाहर ऊपरी मन से बना हुआ बंध कैसा होता है? कमजोर होता है। तो ये वाला बंध जो है वो कैसा होगा? कमजोर होगा, या हम कहें कि ये बंध जो है वो कैसा बनेगा? दुर्बल बंध बनेगा। और ये जो यौगिक होगा वो कम स्थायी होगा, जिसके अंदर संकरण जो है D2sp3 है वो ज्यादा स्थायी होगा, sp3d2 वाला कम स्थायी होगा, ठीक है बच्चों। अब जब D2 अंदर वाला D कब काम में आता है? आप पीछे चलो, थोड़ी सी मैं बात बताता हूं जो मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व करवाया था। देखो अंदर वाला D कब काम में आता है? जब लिगेंड कैसा हो? परबल हो। जब लिगेंड कैसा हो? परबल हो, तब अंदर वाला D कक्षा काम में आता है। तो इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं क्या कि भाई अंदर वाला D कक्षक जब आएगा कब आएगा? जब लिगेंड जो है वो परबल होगा। जब लिगेंड जो है वो कैसा होगा? परबल होगा, तभी तो अंदर वाला डी कक्षक काम में आएगा। और जब लिगेंड दुर्बल होगा तब बाहर वाला कक्षक काम में आएगा। लिगेंड दुर्बल होगा तब बाहर वाला डी कक्षक काम में आएगा, ठीक है। तो अब देखो रे क्या मजेदार बात बन गई, आपके पास मजेदार बात बन गई कि अरे लिगेंड परबल बने होगा तो यौगिक जो है ज्यादा स्थायी होगा, अगर लिगेंड दुर्बल होगा तो यौगिक कम स्थायी होगा। कोई पूछ ले कारण, तो आप कहोगे परबल लिगेंड में अंदर वाला डी काम में आता है, दुर्बल लिगेंड में बाहर वाला डी काम में आता है। अंदर वाले डी में बंध अंदर तक मजबूती से बनता है और बाहर वाले डी में बंध कमजोर बनता है, इसलिए ये कम स्थायी और ये अधिक स्थायी होगा। तो इसका मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन अगर यही पूछ ले जो मैंने अभी कल एग्जांपल सॉल्व करवाया था, वो COF6-3 और COCN6-3 दोनों संकुल में से किसका स्थायित्व अधिक है? तो आप किसका स्थायित्व कहेंगे? आप कहेंगे कि सर इसका स्थायित्व जो है वो क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड कैसा है? परबल है, और ऊपर क्या है? दुर्बल है। यहाँ डी अंदर वाला काम में आएगा, यहाँ डी बाहर वाला काम में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन करने हैं, बस बातें सुनते जाओ, आपको जो है ना वो बिल्कुल एक बहुत अच्छा सा मटेरियल जो है वो तैयार होकर के मिलने वाला है, जिससे जो है आप 12th के क्वेश्चन हो चाहे कंपटीशन के क्वेश्चन हो, यूं चुटकियों में सॉल्व करते जाएंगे। लेकिन भाई एक बार तो आपको चीजें सीखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको संकरण के आधार पर एक तो ज्यामिति का क्वेश्चन बनेगा, एक स्थायित्व का बनेगा, तो दोनों को जो है आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर मैं दूसरी बात बताता हूं, दूसरा पॉइंट आपको बताता हूं जो कि किस पर बेस्ड है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बेस पर है, जिसको अपने कहते हैं रंग। किसके बेस पर? रंग के बेस पर। अपने क्या कहते होते हैं, आपने क्या सीखा था कि संकुल यौगिक में रंग कब होता है? रंग हम कहते हैं कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए। सुनना रे बात, हम कहते थे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित हो तो संकुल कैसा होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब भी समझ लो कि ऐसे कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता हो, ठीक है, उपस्थित हो, तो हम कहते हैं संकुल जो है वो रंगीन होता है, कलर्ड होता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि सारे के सारे एक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तब क्या होगा? युग्मित इलेक्ट्रॉन की स्थिति समझ लो, ऐसे एक कक्षक
एक इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा पड़ा होगा, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन की स्थिति है। और जब ऐसी स्थिति होगी तो संकुल जो है वो कैसा होगा, रंगहीन होगा। ये कल के एग्जाम्पल में हमने सीखा। लेकिन अब आप स्टार डाल करके बात समझो, हमने ये तो कह दिया कि यार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो संकुल रंगीन होगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ज्यादा हो, अरे ज्यादा हो, तो रंग जो है वो गहरा कैसा होगा, रंग जो है वो गहरा रंग होगा। कैसा रंग होगा, गहरा रंग होगा। लेकिन अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो, तो रंग तो इसमें भी होगा लेकिन हल्का रंग होगा। कैसा रंग होगा, हल्का रंग होगा। गहरा रंग और हल्के रंग का मतलब क्या है कि गहरा रंग का मतलब है गहरा हरा, गहरा लाल, ठीक है। हल्के रंग का मतलब है हल्का लाल, है ना, और गहरा लाल। तो इसका मतलब है हल्के का मतलब थोड़ा कम रंग कम है, डार्क का मतलब डार्क कब हो जाता है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है। अब इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसके क्वेश्चन दो संकुल दे दिए जाएंगे, कहेंगे कि इसका रंग जो है हल्का है, इसका गहरा है, कारण बताओ, तो आप तुरंत समझ जाएंगे भैया जो जिसका रंग हल्का है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, और जिसका रंग गहरा है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। घबराए नहीं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम कल करने वाले हैं। तो रंग को लेकर के ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप जो है वो समझ जाया करेंगे। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, खतरनाक सी जबरदस्त सी बात मैं बता रहा हूं। देखो क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक है, ट्रिक ये है कि जब भी ऐसा संकुल हो जिसमें Zn+2 आ जाए, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन हो, Zn+2 हो, गौर करना, ये सारे क्वेश्चन अपने जो है बात करने वाले हैं। अगर कोई संकुल आ जाए जिसमें Zn+2 सेंट्रल मेटल एटम हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि Zn+2 हो या Cd+2 हो या Hg+2 हो, ये सारे इसके अंदर आएंगे। ये सेंट्रल मेटल एटम हो, ये सेंट्रल मेटल एटम हो, ठीक है। तो उसके अंदर ध्यान रखना, उसके अंदर कोई भी स्थिति हो, चाहे तो लिगेंड प्रबल हो चाहे लिगेंड दुर्बल हो, ये एक चीज देखना, ये चीज एक देखना कि मैंने कहा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब होंगे, जब दुर्बल लिगेंड होगा, जब दुर्बल लिगेंड होगा। और सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब लिगेंड जो है वो कैसा होगा, परबल लिगेंड होगा। जब लिगेंड कैसा होगा, परबल लिगेंड होगा, तब जो है क्या क्या होगा, रंग हल्का होगा, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और दुर्बल लिगेंड होगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और रंग गहरा होगा। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि परबल लिगेंड आएगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा, युग्मन कर देगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो कम बचेंगे, कोई थोड़े बहुत बचेंगे तो ना, जैसे मान लो डी में 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 4 तो युग्मित हो गए, एक बच गया ना, है ना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे, कब, जब परबल लिगेंड होगा, उस समय रंग जो है वो हल्का होगा। ऐसे क्वेश्चन अपने करेंगे। लेकिन अगर ये धातुएं हो, ये धातुएं हो, तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ चाहे कोई सा भी लिगेंड जुड़ जाए, कोई सा भी लिगेंड जुड़ जाए, चाहे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ जाए चाहे तो वीक लिगेंड जुड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये संकुल सदैव रंगहीन ही होंगे, सदैव क्या होंगे, रंगहीन ही होंगे। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि अगर मैं Zn+2 को देखूं तो पहले मैं Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो Zn होता है, परमाणु क्रमांक होता है 30, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ बच्चों, आर्गन 18, फिर 3d, फिर 4s, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरोगे तो 18 और 2 20 और 10 30, मतलब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर मैं इसको Zn+2 लिखूं, Zn+2 लिखूं तो आर्गन 18 और 3d 10, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तभी तो +2 आया। +2 का मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाना, तो भैया 4s के हमने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, d में 10 बचे हुए हैं। अब d में 10 का मतलब क्या है, d में कितने कक्षक होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके अंदर जब 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 1 2 पहले 3 4 5, इस तरीके 5, फिर 6 7 8 9 10, मतलब इसके अंदर चाहे लिगेंड परबल आए चाहे दुर्बल आए, ये तो इलेक्ट्रॉन युग्मित ही रहेंगे। चाहे परबल आएगा तो भी तो देखेगा यहाँ 2 पड़े 2 पड़े 2 पड़े 2 पड़े, तो इनको नहीं छेड़ेगा क्योंकि 2 तो रह ही सकते हैं, है ना, 2 तो रहने ही चाहिए। तो इसलिए जो है इनके अंदर कभी भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे तो संकुल सदा ही, इनसे बना हुआ संकुल सदा ही क्या बनेगा, रंगहीन बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी एक मजेदार सी ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब आ जाओ आप
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर हमने एक और बात करी थी। क्या बात करी थी? चुंबकीय आघूर्ण की बात करी थी। किसकी बात करी थी? चुंबकीय आघूर्ण की। उसके लिए मैं एक बात आपको मजेदार से सिखाता हूं। देखो क्या, देखो रे क्या क्या जबरदस्त बात है। ये बात अगर सीख लिए ना तो मैं कहता हूं कि कल जो कंपटीशन वाले क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें आपको बहुत सारा मजा आएगा। उसको लगेगा कि आपको लगेगा कि वाह यार, मैं तो फटाफट क्वेश्चन करे जा रहा हूं, फटाफट करे जा रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये बात और सीख लो आप। देखो क्या क्या, ये मैं एक और ट्रिक सिखा रहा हूं। देखो क्या, आपने चुंबकीय आघूर्ण निकालना सीखा था, चुंबकीय आघूर्ण निकालना सीखा था, ठीक है। और चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला आपने निकाला था कि म्यू बराबर रूट एन एन प्लस 2। ये चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला था और मात्रक आ रहा था बोर मैग्नेट्रॉन। क्लियर? तो अब ये तो हमें समझ में आ गया कि यार ये एन का मान, अगर एन का मान क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक होंगे तो यहाँ पर अपने एक रख देंगे, एक रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। अगर मान लो यहाँ रखा एक, यहाँ रखा एक, एक प्लस दो कितने जाएंगे? तीन, तीन इंटू दो, तीन इंटू एक तीन, तो रूट तीन आ जाएगा। अब रूट तीन का मान कितना होता है ये नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए अपने को क्या करना है, इसलिए अपने को क्या करना है बच्चों, आपको जो है आपको रूट के मान याद होने चाहिए। मान लो, अब मान लो इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से आ जाए कि आपको मैंने लिख दिया अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये देखो कितनी जबरदस्त बात है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण जिसको हम क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये टेबल मैं बना रहा हूं, जिसको ये बात समझ में आ गई उसके लिए तो मजे ही मजे हैं भाई, ठीक है। क्या कहा मैंने कि ऐसा हो सकता है ना कि आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब n, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब n, n का मान 0 हो सकता है, n का मान 1 हो सकता है, n का मान 2 हो सकता है, n का मान 3 हो सकता है, n का मान 4 हो सकता है, n का मान 5 हो सकता है, ठीक है। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी इतनी हो सकती है, 5 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि डी में 5 ही कक्षक होते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक एक इलेक्ट्रॉन 5 ही रह सकते हैं, छठा आ गया तो वो तो युग्मन हो जाएगा, तो इसलिए 5 तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम लिख लिया। अब ये जब मान, ये जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा? चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा? ये अगर सीखना है, ये अगर सीखना है ना बच्चों, तो आपको एक फोन नंबर से बात करनी पड़ेगी। वो फोन पे आप कॉल करोगे या मैसेज करोगे तो वो आपको बताएगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा। वो फोन नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। देखो फोन नंबर क्या है, फोन नंबर के आगे जीरो लगाना पड़ेगा, सबसे पहले तो जीरो लगाना पड़ेगा, एसटीडी नंबर है। फिर आप लिखोगे, फोन नंबर याद रखना है 073 83 87 90 और 92, ठीक है। ये फोन नंबर आपको याद रखना है, 073 83 87 90 92। फटाफट याद करो, नंबर क्या है, जीरो लगाना है आगे, 73 83 87 90 92, 73 83 87 90 92। ये जो है आपको फोन नंबर याद रखना है। तो क्या होगा, अब इस फोन पर कैसे पता चलेगा आपको कि किसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, किसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है? देखिए बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। कैसे याद करना है बच्चों, इधर देखो, अगर तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है तो चुंबकीय आघूर्ण 0 बोर मैग्नेट्रॉन होगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन होगा। ये लो, ठीक है। मतलब 73 तो याद ही, आगे 0.1 लगा दिया क्योंकि 1 था। अब आप देखो, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो आप क्या कर दो, आप करोगे 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन, इस तरीके से। अगर 3 है तो आप कहोगे 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन। अरे समझ में आ गया कि क्या कर रहा हूं मैं? 4 है तो आगे इसके 4 लगा दो, 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन। और 5 है तो आप लगा दो 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसके आधार पर चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 तो 0, 1 तो 1.73, 2 तो 2.83,
ठीक है, 4 3 तो 3.87, 4 तो 4.90, 5 तो 5.92, ठीक है। इस तरीके से आपके पास चुंबकीय आघूर्ण का मान आ जाएगा। अब मान लो n का मान 5 आया तो आपने यहाँ पर 5 रखा और सीधा आंसर लिख देना 5.92। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो रूट सॉल्व करने बैठ जाओगे, होगा ही नहीं, फिर गलतियां हो जाएंगी, फिर इतने में तो सवाल का टाइम ही निकल जाएगा। समझ में आएगी नहीं आएगा? तो इसलिए आपको सीधा याद रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर आपसे दो तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से? या तो आपसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दे देगा और आपसे चुंबकीय आघूर्ण पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन होगा, या फिर ऐसा होगा कि चुंबकीय आघूर्ण दे देगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछेगा। ठीक है, तो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो, अगर तो ये मान दे दे, ये पूछे, तो आपको इधर वाली राशि याद रखनी है। इधर वाली राशि कौन सी? 73 83 87 90 92 याद रखनी है। क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसके आगे वो पॉइंट करके वो लगा अंक लग जाएगा। 3 है तो 3 पॉइंट करके इधर वाला अंक याद है तो 8 7 लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर इधर से इधर पूछा जाए, चुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से चुंबकीय आघूर्ण पूछा जाए, तो इधर वाले अंक याद रखने हैं। ठीक है, अगर आपसे चुंबकीय आघूर्ण दे दे और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछ रहे, तो पॉइंट के इधर वाला अंक याद रखना है। जैसे अगर आपको कह दे कि भाई इसके अंदर 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन किसी का चुंबकीय आघूर्ण है, तो बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो भैया पॉइंट से पहले वाला अंक 5 है ना, तो 5 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे बस। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को याद रखो, इधर वाला पूछा है तो इधर वाले अंक याद रखने हैं, इधर वाला पूछा है तो पॉइंट के इधर वाला अंक याद रखना है। ठीक है, इधर वाले में 73 83 87 90 92, इधर वाले में 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो अपने क्वेश्चन करने वाले हैं कल। तो इसका मतलब है कि अगली क्लास जो रहने वाली है फुल धमाकेदार क्लास रहने वाली है, खूब मजा आने वाला है हमारे को। ठीक है, और जो है ये सारी बातें जो है हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपको इतना ही बताता हूं, क्योंकि कल जो है हम जब इनके क्वेश्चंस करेंगे, तब जो है आपको इनके बढ़िया से जो है सारी चीजें जो है समझ में आ जाएंगी, इन चीजों का हम कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन प्लीज बच्चों, ये सारी चीजें आप याद करके रखना। ठीक है, फिर आपको अगली क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। और जो बच्चे अगर उनको समझ में आ रहा है और उनको पसंद आ रही है चीजें, तो एक तो वीडियो लाइक कर दो और एक जो है वो चैनल सब्सक्राइब भी कर लो। काफी बढ़िया चीजें आपको मिलने वाली हैं। और जैसे एग्जाम आएंगे तो हम एक एग्जाम सीरीज भी शुरू करेंगे, जिसके अंदर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ करवाएंगे। ठीक है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, फायदा बहुत सारा हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।